नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम हिंदी आरोह काव्य खंड में पाठ 3 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को समझेंगे। इस पाठ में 2 कविता है। पहली कविता है कविता के बहाने। यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की बाधा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों ना हो। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से संकलित है। कुंवर नारायण जी की ये दोनों कविताएं हैं। और इस दूसरी कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। बच्चों, ये दोनों कविता जो कुंवर नारायण जी की है आपके पाठ्यक्रम में, पूरी कविता हमने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज इस पाठ पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका उत्तर हम समझते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इस कविता के बहाने बताएं, सब घर एक कर देने के माने क्या है। ये जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में, इसके आधार पर बताना है कि सब घर एक कर देने की माने क्या है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि सब घर एक कर देने की माने से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से बच्चे सभी घर को एक समान समझते हैं, बच्चे के लिए जिस प्रकार से सभी घर एक समान होते हैं, उसे जहाँ प्रेम मिलता है वही उसका घर हो जाता है। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। अपने पराये की भावना त्याग कर बच्चा सभी घर को अपना ही घर समझता है। उसी प्रकार से कविता की रचना करते समय कभी भी अपने पराये की भावना को त्याग कर सबको समान समझकर काव्य की रचना करता है। दूसरा प्रश्न होगा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा कि उड़ने का अर्थ है कविता में कि भावों की अभिव्यक्ति करना। कवि जब कविता की रचना करता है तो वहाँ भावों की अभिव्यक्ति करता है। जो उसके अंतर मन में जो भाव निहित होते हैं, वह सारे भावों को कविता में भर देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ उड़ने का तात्पर्य होगा कि भावाभिव्यक्ति करना और खिलने का अर्थ होगा कि प्रभाव डालना। कविता में जब कवि भाव की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार से भाव की अभिव्यक्ति करता है कि कविता एकदम प्रभावशाली बन जाए। ठीक है, तो खिलने का तात्पर्य यहाँ होगा कि प्रभाव डालना कविता में। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ कविता में विचारों की अभिव्यक्ति स्वच्छ और निश्चल होती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बच्चे के मन की भावना स्वच्छ और निश्चल होती है, वह अपने पराये का भेद नहीं रखता है, सभी घर को एक समान समझता है, उसमें किसी प्रकार की स्वार्थ भावना नहीं होती है। इसी प्रकार से कवि जब कविता की रचना करता है तो
उसका मन भी एकदम स्वच्छ और निर्मल होता है। कैसे निर्मल और स्वच्छ होता है कि जिस प्रकार से बच्चे का मन एकदम स्वच्छ होता है, निस्वार्थ भाव से प्रेरित होता है, उसके लिए संसार के सभी व्यक्ति अपने होते हैं। इसीलिए कविता और बच्चे को समानांतर रखा गया है। चौथा प्रश्न है बच्चों, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने की माने क्या होते हैं? तो यहाँ कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने की माने का तात्पर्य होगा कि कविता का प्रभाव कभी कम ना होना। जैसे फूल के खिलने की एक सीमा होती है, कविता में हमने आपको बताया कि वह एक निश्चित समय तक ही खिलता है और अपनी खुशबू बिखेरता है, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के बाद फूल मुरझा जाता है, उसकी खुशबू फीकी पड़ जाती है। लेकिन कविता जो होता है, कविता का प्रभाव हमेशा एक जैसा रहना, ठीक है, और कभी भी कम ना होना। यहाँ बिना मुरझाए महकने की माने का तात्पर्य होगा। पांचवा प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय होगा कि विषय के अनुकूल, जैसा विषय हो उसी के अनुरूप एक नियत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर नियत के अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं किया गया तो अर्थ की अभिव्यक्ति संभव नहीं हो सकती है, अर्थात अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है कविता का। इसलिए विषय के अनुरूप नियत भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि अर्थ की अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता और क्लिष्टता ना आए, ठीक है। इसीलिए भाषा को सहूलियत से बरतने से तात्पर्य विषय के अनुरूप नियत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। छठवां प्रश्न होगा, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, अर्थात इनका आपस में गहरा संबंध होता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी भाषा के चक्कर में कोई सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि भाषा का सही प्रयोग जब नहीं होता है तब वहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। कभी कभी यदि सीधी सादी सरल बात के लिए साधारण भाषा के स्थान पर किसी विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाए तो यह अर्थ में अस्पष्टता और जटिलता उत्पन्न करता है। अतः भाषा के लिए नियत शब्दों का प्रयोग न करने से अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। इसीलिए भाषा में नियत शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। सातवां प्रश्न है, बात अर्थात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। उचित बिंब और मुहावरे जो हैं उनसे मिलान करना है। तो यहाँ देखिए, बिंब है, मुहावरा है और ये विशेषता है। यहाँ देखिए ये विशेषता है। क है, बात की चूड़ी मर जाना। क्या है? बात की चूड़ी मर जाना। इसका तात्पर्य होगा बात की चूड़ी मर जाना। अब इसका विशेषता, इस बिंब की विशेषता क्या है? बात की चूड़ी मर जाना। जैसा कि कविता में हमने आपको समझाया था कि बात की चूड़ी मर जाना से तात्पर्य होगा कि बात का प्रभावहीन हो जाना। यहाँ देखिए, बात की चूड़ी मर जाने से तात्पर्य होगा बात का प्रभावहीन हो जाना, मतलब चूड़ी मर जाना, प्रभावहीन हो जाना, उस बात का कोई महत्व ना रह जाना। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, खा वाला है कि बात की पेच खोलना। बात की पेच खोलना बिंब का अर्थ होगा या इसकी विशेषता होगी कि बात को सहज और स्पष्ट करना। क्या होगी? बात को सहज और स्पष्ट करना। जो बात है उसको सहज एवं स्पष्ट करना इसकी विशेषता है। और ग देखते हैं, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना का तात्पर्य है
कि बात का पकड़ में ना आना। यहाँ देखिए मानवीकरण करते हुए कवि ने कहा है कि बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, अर्थात बात का पकड़ में ना आना। घा वाला है कि पेज को कील की तरह ठोक देना, पेज को कील की तरह ठोक देना। इसका तात्पर्य होगा कि बात में जो बात है उसमें क्या हुआ, कसावट का ना होना, बात में कसावट का ना होना। देखिए इसका यहाँ होगा, बात में कसावट का ना होना होगा, पेज को कील की तरह ठोक देना। और ङ वाला है बात का बन जाना। इस मुहावरे का तात्पर्य होगा, इसकी विशेषता होगी कि बात का बन जाना से तात्पर्य है कि कथ्य और भाषा जो है, कथ्य और भाषा, देखिए यहाँ इसको स्पष्ट करके बताया गया है, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। जो कथ्य है उसका मतलब बात का, कथ्य से तात्पर्य है बात का, ठीक है। बात का बन जाना से तात्पर्य है कथ्य, मतलब बात और जो भाषा है उसका सही सामंजस्य बैठना। अब बच्चों इस पाठ पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि जैसे देखिए कविता में सहूलियत बरतना शब्द का जो प्रयोग हुआ है उससे क्या तात्पर्य है। तो यहाँ बच्चों सहूलियत बरतना से तात्पर्य है कि आसानी या सरलता से प्रयोग करना, ठीक है। किसी भी बात के लिए भाषा का आसानी से प्रयोग करना या सरलता से प्रयोग करना। पेचीदा से तात्पर्य क्या होगा इस कविता में, पेचीदा होना से क्या तात्पर्य होगा, पेचीदा होना से तात्पर्य होगा कि उलझना, मतलब जिसका समाधान आसान ना हो, उलझ जाए, उसका समाधान आसानी से ना हो सके, उसको क्या कहेंगे, पेचीदा होना। और तमाशबीनों का क्या अर्थ है, जो कविता में प्रयोग हुआ है तमाशबीन शब्द, उसका क्या अर्थ है। तमाशबीनों का अर्थ होगा कि तमाशा देखने वाले, जो तमाशा देखने वाले लोग हैं उनको इस कविता में तमाशबीन कहा गया है। यहाँ देखिए कविता में बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। और कविता में फूल क्या जाने, फूल क्या जाने, या फिर यहाँ देखिए बच्चा ही जाने। अब इसमें देखिए बच्चों कि फूल क्या जाने, खिलने के लिए जब कहा गया है फूल क्या जाने, तो यहाँ फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और महकने, मुरझाए महकने में क्या है, अनुप्रास अलंकार, माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिए बच्चों कि प्रश्न बन सकता है कविता की भाषा क्या है, कविता की भाषा क्या है। तो कविता की भाषा सरल एवं स्पष्ट है, कविता की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। और कविता की भाषा भावानुकूल भी है, कविता की भाषा सरल, स्पष्ट एवं भावानुकूल भी है, भाव के अनुकूल कविता की भाषा है। इस प्रकार बच्चों इस पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने आपको समझाया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा।